So we welcome our viewers from all around the world to the United Arab Emirates and Dubai. And this is the venue for the all-important clash between Pakistan and India. The tournament being played at two venues in Pakistan, and now the Pakistan team have made their way to the United Arab Emirates and Dubai. They take on their arch rivals India in a must-win contest for Pakistan to go ahead in this Champions Trophy 2025. Yes, the toss happened a little while earlier. It was Pakistan who won the toss, decided to bat first. अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के चैम्पियंस ट्रॉफी मैच के बारे में। इस मैच में बहुत कुछ हुआ, कुछ हैरान कुन लम्हात, कुछ नाकाबिल यकीन परफॉर्मेंसेस और कुछ गलतियां जो महंगी पड़ी। तो आइए मुकम्मल तज्ज़िये के लिए बात करते हैं इमरान उमर साहब से, जो साबिक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। टॉस के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये डिसीजन जो है वो तो यकीनन एक ख़राब डिसीजन था, बैड डिसीजन था। और इसके पीछे एक रीज़न था। वो रीज़न ये था कि प्रीवियस मैच में जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला गया, उसमें भी डिसीजन ख़राब हुआ कि हमने टॉस जीता और उनको बैटिंग दे दी। और उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है कि किस तरह परफॉर्मेंस हुई। तो उसको मेरा ख़्याल है कि वो एक माइंड सेट हो गया टीम मैनेजमेंट का, कप्तान का, सीनियर्स प्लेयर का, कि अब हमने बैटिंग ही करनी है। और उसी तनाजुर में ये फ़ैसला हुआ, जबकि ग्राउंड रियलिटी नहीं देखी गई, कि यूएई में जो पिछला मैच खेला गया इंडिया और बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो आपने देखा कि बांग्लादेश हमें स्ट्रगल करता नज़र आया और इंडियन बॉलर्स ने डोमिनेट किया और अर्ली 4 विकेट उनके आउट कर दिए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे जब टॉस जीत लिया गया था तो हमें इंडिया को बैटिंग करानी चाहिए थी, क्योंकि आपने देखा कि मोहम्मद शामी ने जो पहला ओवर कराया है तो उसमें उन्होंने 11 से 12 बॉलें कराई हैं और गेंद उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, एयर में बहुत स्विंग हो रहा था गेंद। तो इस चीज़ का फ़ायदा अगर हम उठाते और उनको बैटिंग कराते तो हो सकता है सूरत हाल मुख्तलिफ होती और हम इंडिया को कम रन्स पे आउट कर सकते थे, जैसे हमारी टीम आउट हुई। तो ये दोनों जो डिसीजन पाकिस्तान के हुए हैं, ये बिल्कुल बैड डिसीजन थे, जिसकी वजह से बहुत इफ़ेक्ट पड़ा और दोनों मैच हम लूज़ कर गए और इवेंट से बाहर ही हो गए तकरीबन। इमरान भाई, बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या बैटिंग का जो फ़ैसला था वो ठीक था, और उसके बाद जो कम स्कोर की वजह क्या बनी? क्या पार्टनरशिप नहीं बनी, या जो ओपनर्स थे उन्होंने स्टैंड नहीं दिया? क्या कहेंगे? देखें, बैटिंग का फैसला तो यकीनन गलत था, क्योंकि जहाँ वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ जो गेंद हमने देखा पहले भी कि गेंद बहुत स्विंग हो रहा था हवा में, और विकेट भी थोड़ी शुरू में बड़ी मुश्किल थी कि बॉल आसानी से नहीं आ रहा था, रन नहीं बन रहे थे। खैर, उसके बाद पाकिस्तान ने जो ओपनिंग स्टार्ट किया तो लाज़मी बात है फ़खर ज़मान की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि एक सेट जो बैट्समैन थे हमारे जो खेल रहे थे वो अनफिट हो गए। इमामुल हक आए और एक बड़ा मैच था, एक अचानक से वो आए और इतने टाइम के बाद उनको मौका मिला तो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो बात यह है कि जो हमारी बैटिंग थी उसमें आप देखें कि बाबर आजम ने परफॉर्म किया, लेकिन वो अपनी इनिंग को बिल्ड नहीं कर सके, वो उसने लंबी इनिंग नहीं खेल सके, जबकि उनको इस मैच में ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए थी। एक बड़ा मैच था और उनके ऊपर रिलाई कर रही थी पाकिस्तान की बैटिंग। इसी तरह सऊद शकील ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन वो भी अपनी बैटिंग को जो है वो अपनी इनिंग को बिल्ड नहीं कर सके और बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब नहीं हुए। ये जो वजूहत थी चंद के प्लेयरों ने रन्स तो किए, लेकिन वो बड़ी इनिंग की तरफ नहीं जा सके। कोई ऐसा बड़ी पार्टनरशिप भी नज़र नहीं आई मैच में। हाँ जी, कोई इतना मतलब है कि पार्टनरशिप भी नहीं लगी और इंडिविजुअली स्कोर होते रहे। रिजवान की और सऊद शकील की थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी थी, लेकिन उसमें फिर वही हुआ कि ना रिजवान अपनी इनिंग को बिल्ड कर सके, ना फिर सऊद शकील ने जिस वक्त ज़रूरत थी सऊद शकील की लंबी बैटिंग की और लंबी इनिंग की हमें ज़रूरत थी, उस वक्त सऊद शकील जो है आउट हो गए। नीचे से खुशदिल शाह ने कुछ परफॉर्म किया, लेकिन बात यह है कि हमारी जो स्ट्रेटजी थी कोई नज़र नहीं आई कि हमने 50 ओवर खेलने कैसे हैं। हमें कुछ गेम प्लान की भी कमज़ोरी नज़र आई, कुछ वीकनेस नज़र आई कि कोई प्लान नहीं था कि किस तरह टीम को मैनेज करना है, अपनी इनिंग को मैनेज करना है प्लेयरों ने। तो हम ये देखते रहे कि ज़्यादातर जो है कि वो सब अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो गई और उसके बाद प्लेयर हमारे आउट हो गए, जिसकी वजह से हम जो है ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर सके। और मेरा ख़्याल है कि यही एक वजह है कि जो छोटी छोटी पार्टनरशिप होती हैं वो हमारे दरमियान हमारे उसमें बैट्समैन नहीं कर पाए,
कि सलमान आगा और क्या कहते हैं अपना खुशदिल शाह के दरमियान भी थोड़ी सी पार्टनरशिप बनी, लेकिन वो बहुत आगे नहीं चली, वो जल्दी ब्रेक हो गई। तो ये वजूहत थी कि बैटिंग का कोई प्लान नज़र नहीं आया कि प्लान के हिसाब से बैटिंग होती कि हमने 50 ओवर पूरे खेलने हैं, किस तरह खेलने हैं। तो ये थोड़ा सा फुकदान नज़र आया मुझे बैटिंग स्ट्रेटजी। आप क्या समझते हैं कि जो सीनियर्स हैं उन्होंने सही तरह जिम्मेदारी नहीं निभाई? नहीं, देखें ये एक बड़ा मैच था और डू एंड डाई मैच था, आप हार जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी और सीनियर प्लेयर को ही लेनी पड़ेगी। आप किसी यंगस्टर से तवक्का नहीं कर सकते कि इतने हाई वोल्टेज मैच में, इतने प्रेशर के मैच में कोई यंगस्टर बड़ी परफॉर्मेंस करेगा। वो बहुत कम मौके होते हैं, कभी कभी कोई ऐसा मौका आ जाता है कि कोई यंगस्टर अच्छी परफॉर्मेंस कर जाता है, लेकिन जिम्मेदारी तो सीनियर प्लेयर की बनती है, जिसमें हमारे पास जो सीनियर प्लेयर्स हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, सऊद शकील हैं, काफ़ी टाइम से मतलब टीम के साथ अटैच हैं और अच्छी काफ़ी सारी क्रिकेट खेल चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़िम्मेदारी इनको लेनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह वो कुछ आउट हुए हैं तो वो भी खैर मतलब शॉट्स जो है, शॉट की सिलेक्शन सही नहीं थी, जिसकी वजह से जल्दी आउट हुए। तो वो तो सारा सीनियर प्लेयर को ही जाएगा कि सीनियर प्लेयर को बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए। आप क्या समझते हैं जो स्कोर बोर्ड पे आपने देखा ये शॉट था इंडिया के अगेंस्ट, हमें 300-350 रन का टारगेट रखना चाहिए था? बिल्कुल, ये ज़रूरी था कि इंडिया की बैटिंग लाइन को देखते हुए आपको कम से कम 300 प्लस तो करने चाहिए थे रन्स, और उसमें यही था कि जब 300 रन बनाने के लिए किसी एक प्लेयर को तो सेंचुरी या 100 की तरफ जाना चाहिए था कि वो एक एंड संभाल के रखता और एक एंड से रन बनते रहते, दूसरे एंड से छोटे छोटे प्लेयर आते 20-25-30 रन 20-25-30 रन की इनिंग्स खेलते रहते और एक एंड से एक प्लेयर बड़ी इनिंग खेलता, तो वो डेफिनेटली हम लोग 300 क्रॉस कर जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। बाबर सेट हुए, परफॉर्म किया, रन भी बनाए, लेकिन वो आउट हो गए। उसके बाद रिजवान ने कुछ 40-50, 47, 47, 48 रन किए। जिस वक्त उनको बिल्ड करने की ज़रूरत थी बैटिंग और लंबा खेलने की ज़रूरत थी कि वो आगे तक जाते अपनी इनिंग को लंबा करते, वो आउट हो गए। फिर इसी तरह सऊद शकील मतलब में 65 या कुछ ऐसे रन किए उन्होंने, तो वो भी आउट हो गए। तो अगर खुशदिल शाह के साथ सऊद शकील भी अगर थोड़ा सा और 40-45 ओवर तक जाते तो हमारे 300 रन हो सकते थे। और इंडियन बैटिंग को देखते हुए तो 300 रन भी मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होते, लेकिन फिर भी एक अच्छा टोटल होता 300 रन, क्योंकि एक साइको प्रेशर होता है 300 रन का, 6 रन का एवरेज होता है पहले ओवर से, तो वो हमेशा से डिफ़िकल्ट रहा है। 300 रन चेस करना आसान नहीं होते और हर मैच में बनते नहीं हैं। बहरहाल बैटिंग की नाकिस कारकर्दगी थी जिसकी वजह से स्कोर कम बना और रिज़ल्ट आपके सामने है। फिर इमरान भाई आप कुछ बात बॉलर्स पे कर लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का एक बेहतरीन यॉर्कर जिस पे रोहित शर्मा आउट हुए, उसके अलावा इब्रार का एक खूबसूरत बॉल जिस पे गिल आउट हुए, उसके अलावा बॉलिंग की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे आप? देखें, जो शाहीन शाह अफरीदी की बॉल थी बहुत अच्छी बॉल थी और बहुत अच्छा यॉर्कर किया उन्होंने। स्विंगिंग यॉर्कर था जो रोहित शर्मा नहीं संभाल सके। इसी तरह अबरार की बहुत अच्छी बॉल थी वो जो, और बहुत अच्छी बॉल पे गिल आउट हुए हैं। Terrific delivery. He perhaps couldn't play it even if he knew beforehand it was coming. That was special from Abra. Some magic. थोड़ा सा मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि असल में जो स्पीड है वो मैटर करती है नई बॉल पे। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह के साथ अगर हारिस रऊफ़ को अटैक कराया जाता तो उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, वो 140 प्लस करते हैं, तो हो सकता है कि उससे कुछ इफ़ेक्ट होता और शायद वो विकेट लेने में कामयाब हो जाते। बहरहाल वो खैर नहीं हो सका। वो नसीम शाह से बॉल शुरू हुई। Well, there's the answer for you. It's gone about 180 degrees in the other direction, but it's still gone to the boundary. Now this is vintage Rohit Sharma. The pickup shot through the... शुरू में तो बॉलिंग थोड़ी बेहतर थी, लेकिन ये है कि हम ये भी देखते हैं कि कुछ कैचेस निकले जो अवेल नहीं हुए, जिसकी वजह से भी बड़ा असर पड़ा। अगर वो कैच अवेल हो जाते तो इंडिया लाजमी बात है प्रेशर में आ जाता। Oh, look. Oh,
opportunity put down. That was hit hard. और कुछ अर्ली विकेट गिरते हैं तो लाते आते फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है और बॉलर थोड़ा सा हावी हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारी बॉलिंग पूरी नहीं है। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बात हुई थी कि इंडिया के पास जो बॉलिंग है वो पूरी है, उनके पास ऑलराउंडर्स हैं और हमारे पास इस चीज़ की कमी है। हमारे पास देखें ना, स्पिनर भी जो है वो रिकग्नाइज स्पिनर सिर्फ एक अब्रार हैं। बाकी सलमान अली आगा वो पार्ट टाइम बॉलर ही हैं, ऑलराउंडर की सूरत में वो जेनवन स्पिनर नहीं है। खुशदिल शाह जेनवन स्पिनर नहीं है। जबकि आप अगेंस्ट में देखें तो इंडिया के पास तीनों स्पिनर थे जो तीनों एक जेनवन स्पिनर हैं। जडेजा हैं, कुलदीप हैं, अक्षर पटेल हैं। ये तीनों जेनवन स्पिनर हैं और उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो उनके जो ऑलराउंडर कैटेगरी थी वो क्लिक कर गई और उन्होंने जो उनका रोल था वो उन्होंने पूरा किया, एक दो आउट करके। Oh, the edge! Hardik Pandya produces the breakthrough. It's a huge moment in the game. Oh, trouble! Directed! He was slow getting off the mark, was Imamul Haq. Away from him. Oh, he's gone. Not a great shot. Beautiful delivery, a full delivery. He yorked himself, Rizwan. Pull shot, that's gone up in the air. This should be taken. Held this time. Akshar Patel. Oh, bowled him, I think. He's got rid of Tayyip Khair with a beauty. Absolute Jaffa. That's up in the air. Oh, taken. Just for a moment you thought he would have made a mess of it. Oh, that slows. The finger's gone up. He reviews straight away. Has he got some bat on it? Chipped in the air. And a straightforward catch. Kohli doesn't miss out. Has to hurry. The bails are off. He'll be short of his ground. Oh, gets hold of this. It's in the air, but it's not gone the distance. Taken in the deep. इस तरह की बॉलिंग हमारे पास नहीं थी। हमारे पास जो है वो सिर्फ हम 4 बॉलर स्पेशलिस्ट जो 4 बॉलर थे हम उनसे गए और 2 जो हमारे पास बॉलर थे वो पार्ट टाइम बॉलर थे। इतने कम टोटल के ऊपर मेरा नहीं ख्याल है कि आप जो है 3 या 4 बॉलर से मैच को डिफ़ाइन कर सकेंगे, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट है, 10 ओवर तो आपने करने हैं। वो 10 ओवर का गैप है हमारे पास। तो ये एक बड़ी वजह भी है हमारी बॉलिंग की कि हमारे पास जो है इस वक्त बॉलर पूरे नहीं है। इमरान भाई, कोहली की एक बहुत खूबसूरत सेंचुरी, क्या कहेंगे उसके हवाले से? Kohli down. He's found the gap. The king has added another jewel to his crown. देखिए, प्रेशर मैच और बड़ा मैच उसमें चलता भी बड़ा प्लेयर है और कोहली ने प्रूफ किया कि वो बड़े प्लेयर हैं और बिल्कुल सही टाइम पे उन्होंने परफॉर्म किया अपनी टीम के लिए और बहुत पेशेंस से क्रिकेट खेली उन्होंने और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और साबित किया कि वो एक बड़े प्लेयर हैं दुनिया के और उन्होंने उसको प्रूफ किया और जो उन्होंने इनिंग खेली है वो काबिल-ए-दीद है। और मेरा ख्याल है कि ये उसी तरह की इनिंग भी हमारी तरफ से भी हमारे प्लेयरों को करनी चाहिए थी तो स्कोर बड़ा हो जाता। लेकिन कोहली की जो इनिंग है वो काफ़ी टाइम से कोहली भी क्रिटिसाइज़ का शिकार हो रहे थे और उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बहुत राइट टाइम पे अपनी टीम के लिए एक बड़ी इनिंग खेली और एक बहुत अच्छी इनिंग खेली और अपनी टीम को मैच जितवाया उन्होंने और फिनिश करके गए। सबसे बड़ी बात ये कि वो नॉट आउट गए, फिनिश किया उन्होंने। तो ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि जब वो फॉर्म पकड़ता है, जब वो फॉर्म में आता है और बड़ी इनिंग खेलता है तो वो फिनिश करता है, जो कोहली ने करके दिखाया। पाकिस्तान का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सफ़र मुख्तसर लग रहा है। बाकी कौन सी 4 टीम सब समझते हैं कि जो सेमीफाइनल तक पहुंच सकती हैं? देखिए, जो मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि न्यूजीलैंड जो है वो सब कॉन्टिनेंट में जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तो मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन इंडिया ने अभी जो 2 मैचेस में परफॉर्मेंस की है, इसके बाद इंडिया के बड़े ब्राइट चांस हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता है तो मैं ऑस्ट्रेलिया को तो नज़रअंदाज कभी भी नहीं कर सकता और मुझे इन 3 टीमों में से 2 टीमें नज़र आती हैं फाइनलिस्ट। अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सेमीफाइनल नहीं होता तो मेरा ख्याल है कि यही 3 टीमें जो फाइनल में पहुंचेंगी।
इमरान भाई, इस इवेंट के बाद डायरेक्ट PSL है, जो कि एक डोमेस्टिक का सबसे बड़ा आपका इवेंट समझा जाता है। तो हर फ्रेंचाइज का एक कप्तान मौजूद है, तो क्या उसमें से कोई कप्तान लिया जा सकता है? बिल्कुल। देखें, हमारे पास जो फ्रेंचाइज अभी ये मैच हो गए PSL में, तो इसमें लाजमी बात है हमारे लोकल बॉयज़ जो हैं वो कप्तानी भी करेंगे। तो उसमें बिल्कुल देखा जा सकता है कि कौन लड़का कितनी अच्छी कप्तानी कर रहा है। आप कप्तान को जांच करें कि वो उसके डिसीजन कैसे हैं, वो किस तरह अपनी टीम को लड़ा रहा है, कम स्कोर पे कैसे लड़ा रहा है, बॉलर को यूज़ कैसे कर रहा है। ये चीज़ें मैटर करती हैं। देखने वाली है कि वो उसका ब्रेन कितना है, वो कितना उसके पास दिमाग है, वो क्रिकेट की कितनी समझ है उसको, कि वो किस तरह अपनी टीम को कम टोटल पे लड़ा रहा है, किस तरह अपने बैट्समैन को यूज़ कर रहा है, किस तरह बॉलर को यूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। और PSL से हमें फ़ायदा ये है कि हमारे पास बहुत सारे प्लेयर नज़र आएंगे खेलते हुए। उसमें से आप अपनी वाइट बॉल की टीम भी अलग कर सकते हैं, उसमें से आप रेड बॉल की टीम। तो देखें, रेड बॉल की टीम में तो आपके पास गिने चुने लोग होते हैं, 3 से 4 बैट्समैन होते हैं ऊपर के, 2-3 बॉलर होते हैं, इस तरह एक विकेट कीपर बैट्समैन जिसको आप अलग कर देते हैं। अगर वो बहुत टैलेंटेड है तो वो दोनों तीनों फॉर्मेट भी खेल लेगा, लेकिन आपको अलग करना पड़ेंगे जब आपको रिज़ल्ट आएगा। अदरवाइज़ रिज़ल्ट नहीं आएगा, ना आपके पास टेस्ट मैच में रिज़ल्ट आ रहा है, ना आपके पास ODI में, ना आपके पास T20 में रिज़ल्ट आ रहा है। अभी आप देख लें कि आपने कोई 9-10 टेस्ट खेले हैं जिसमें तकरीबन 1 या 2 ही जीते हैं आपने, बाकी सारे टेस्ट मैच आप हार गए। तो ये भी एक बड़ा डाउनफॉल है हमारी टेस्ट क्रिकेट के लिए कि हम जीत भी नहीं पा रहे हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए जो है ना, एक ऑनेस्ट होकर, और सबसे अहम बात ये है कि मेरिट के ऊपर आपको प्लेयर की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। और ये जो दोस्तियाँ यारियाँ जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो हो रहा है, इन सब चीज़ों को फौरी तौर पे ख़त्म करके बोर्ड को चाहिए नई सिलेक्शन कमेटी बनाए और उनको एक टारगेट दे कि आपने टीम सेलेक्ट करनी है वाइट बॉल की अलग और रेड बॉल की अलग। तो उसके बाद तो कुछ बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज़ तो जिस तरह ये चल रहा है माहौल, और जिस तरह मैचेस हो रहे हैं, जिस तरह हम खेल रहे हैं, तो रिज़ल्ट तो नहीं आ रहा हमारे पास। तो रिज़ल्ट लाने के लिए हमारे को तब्दीलियाँ तो करनी पड़ेंगी। कुछ सिलेक्शन में कुछ लोगों को फारिग भी करना पड़ेगा, कुछ नए प्लेयर लाने पड़ेंगे, और उसके बाद ही आपकी जो है टीम एक सही ट्रैक पे चलेगी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा इस इवेंट के बाद, क्योंकि ये हमारी बहुत पुअर परफॉर्मेंस है कि हम सबसे पहली टीम है जो इवेंट से बाहर हुए हैं। पहला होस्ट है दुनिया में जो पहली दफ़ा 2 ही मैच के बाद हम तकरीबन बाहर ही हो चुके हैं। अब हम किसी टीम के ऊपर तो रिलाई करने से रह कि वो हारेगी, वो उसको हराए, जैसे हमेशा से माजी में भी होता रहा, तो वो हर दफ़ा नहीं होता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पे काम करना चाहिए बोर्ड को कि टीमें भी अलग करें और कप्तान भी ढूंढें, क्योंकि हमारे पास कप्तान कोई भी नहीं है। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दोस्तों, मैच ख़त्म हो गया, लेकिन मीम्स अभी जारी हैं। कुछ फैंस अभी तक हार के गम में हैं और कुछ खुशी के शादमाने बजा रहे हैं। लेकिन याद रखें, क्रिकेट में बदला लेने का बेहतरीन तरीका है अगला मैच जीतना। तो देखते हैं पाकिस्तान अगले मैच में क्या करता है। तब तक के लिए सलामत रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।